चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, आज उनके कार्यकाल का अंतिम दिन, रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे वो बुलडोजर न्याय हो, एससी-एसटी में वर्गीकरण हो, एससी-एसटी में क्रीमी लेयर का मसला हो, पर्यावरण का मसला हो, डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति का मसला हो, कई महत्वपूर्ण अहम फैसले दिए और कुछ फैसले विवादों के घेरे में भी रहे। आज उनके कार्यकाल की समीक्षा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बी.आर. गवई साहब के कार्यकाल को कैसे दिया देखा जाए, खास तौर से जो न्यायिक प्रशासन है उसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एससी-एसटी, ओबीसी के लिए जो नॉन जुडिशियल पोस्ट है, उसपे आरक्षण भी लागू किया। तो तमाम इस तरह के फैसले रहे। चलते हैं सीधे जेपी सिंह साहब के पास। लगातार आप सुन रहे हैं, बहुत लंबे अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। जेपी सिंह साहब कानूनविद भी हैं, पत्रकार और संपादक भी हैं। जेपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि खास तौर से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लेकर गवई साहब के कार्यकाल को कैसे देखा जाए। स्वागत है सर, नमस्ते। नमस्ते सर। जी। देखिए सर, गवई साहब का तो कुल 6 महीने का कार्यकाल रहा। उसके पहले वो जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में थे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। जी। और एक्टिविस्ट के नज़र से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गवई साहब के सारे फैसले एक रूपता में नहीं थे। कुछ इधर से कुछ उधर से, माने कुछ जो है वो आपके क्या कहते हैं सरकार के अनुकूल नहीं थे, तो कुछ सरकार के अनुकूल थे। जी। उसके आधार पर किसी का मूल्यांकन करेंगे तो अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो आपको लगेगा कि जो है अगला आदमी जो है वो लगातार जुडिशियल बेईमानी करता रहा। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, काफी बैलेंस फैसला था। जैसे अभी हाल ही में 3-4 फैसले ऐसे आए जिसको जी। लेके गवई साहब की काफी पहले प्रशंसा भी हुई, फिर आलोचना भी हुई। प्रशंसा हुई अभी जो अंतिम कार्यकाल के समय का था कि जब हम्म। उनके सामने ट्रिब्यूनल रिफॉर्मेट का मामला आया और सरकार लगातार टाल मटोल करने लगी, तो उन्होंने खुलकर कहा कि सरकार चाहती है कि मैं रिटायर हो जाऊं और इस मसले का निर्णय ना हो जबकि मैं सुनवाई करूंगा। और उन्होंने वेंकट रमणी साहब का जो एजी है उनकी बात को नहीं माना और लगातार डेट लगाई और अंत में वो रिफॉर्मेट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो सरकार के लिए बहुत धक्का माना गया। लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो उन्होंने जजमेंट दिया या जो उन्होंने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने रखी, उस राय में लोगों को लगा कि तो फिर सरकार के पक्ष में चला गया कि चाहे राज्यपाल जितने दिन तक जो है जिस मामले को लंबित रखे, राष्ट्रपति जितने लंबित रखे, और विपक्षी दलों की सरकारों को लगातार राज्यों में परेशान किया जा रहा है गवर्नर के माध्यम से। लेकिन वास्तविक बात यह है इसमें कि अगर हम निष्पक्षता से देखें तो ये कानून की व्याख्या का मामला है कि जो आपके संविधान में क्या लिखा हुआ है, और संविधान में जो लिखा हुआ है उसी की तो आप व्याख्या करेंगे। तो संविधान में ऐसा लिखित में कोई प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति और गवर्नर के अधिकारों पर अंकुश लगा सके। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसके मतलब ये नहीं है कि निश्चित काल तक राज्यपाल जो है किसी मामले को दबाए रखें। उनको एक टाइम फ्रेम में करना ही चाहिए और लौटा देना चाहिए, और दोबारा जब आए तो उनको अधिकतम है वो नहीं करना चाहते तो राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो जो आपका संविधान में लिखा हुआ उसी की तो व्याख्या करेंगे। जो संविधान में प्रावधान लिखा हुआ नहीं है, जैसे हम ही ने कहीं नहीं पढ़ा कि संविधान में लिखा हो कि गवर्नर के पास जाए तो 3 महीने में, या राष्ट्रपति के पास जाए तो 6 महीने में उनको निर्णय लेना ही चाहिए, तमाम मामले लंबित हैं। मुलायम सिंह की सरकार आई और चली गई, मुलायम सिंह की सरकार दोबारा आई और चली गई। इसके बाद जब अखिलेश की सरकार, मुलायम सिंह ने अखिलेश को ताजपोशी कर दी तो उनकी सरकार आई और गई, चली गई। और उस समय के गवर्नर एक टी राजेश्वर थे, एक समय मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में कई मामले उनके पास संदर्भित हुए, वो दबा के बैठ गए, उस पर आज तक निर्णय नहीं हुआ। और सुप्रीम और उन्होंने, मुलायम सिंह सरकार ने भी उस पर स्टालिन या और राज्य सरकारों की तरह जोर नहीं दिया कि भाई नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोई बात नहीं, उसको उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि ये भी बैलेंस जजमेंट था या राय थी। और दूसरी बात ये है कि जो तमिलनाडु का जो फैसला है, जो पारदीवाला साहब की पीठ ने संभवतः किया था,
और जिसमें उन्होंने सब टाइम फ्रेम निर्धारित किया, तो वो फैसला इससे उड़ा नहीं है, ये राय है, ये उसका जो है वो नहीं था, रिवीजन नहीं था। हाँ, उस फैसले के रिवीजन में अब अगर टाइम टाइम बार न हुआ हो तो जा सकते हैं नए आलोक में, लेकिन आगे के लिए ये बात है, जो पीछे फैसला हो गया और जो उन्होंने कहा कि डीम्ड मान लिया जाएगा, तो वो माना माना जाएगा। उसमें जो है मेरी हिसाब से तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा कि उसको फिर उलट दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि कभी खुशी कभी गम, कभी कोई पक्ष में था कभी कोई विपक्ष में था, लेकिन जितना भी संभव हो सका 6 महीने में जस्टिस गवई ने पारदर्शिता से काम किया। हाँ, एक और विवादास्पद बात उन्होंने जो भाग कह दिया कि भाई क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्या कहते हैं, एसटी में एसटी क्रीमी लेयर होना कैटेगरी। चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था तो जो है सरकार ने ही कर रखी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो क्रीमी क्रीमी लेयर की परिभाषा में 8 लाख सालाना इनकम की परिभाषा है भाई साहब, वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है। और जो आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, वो अगर 8 लाख की उसकी इनकम है और क्रीमी लेयर के नाम पर वो बाहर रहेगा, तो फिर ये इनकम टैक्स का जो रिटर्न भर रहा है उसको भी तो 8 लाख से ऊपर होना चाहिए। हम्म। एक और 8 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है और आपको जो है क्या कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ रहा है, और दूसरी ओर जो है क्या कहते हैं 8 लाख की इनकम है, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिसको आरक्षण मिल रहा है वो तो उसमें कोई सुधार नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि जैसे क्या तैसे लागू रहे। लेकिन अगर आप उससे सोचें कि भाई जो समाज के निम्नतम तबके हैं, जहां आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी लाभ पहुंचे, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वो भी उन्होंने ऐसा दूसरी, ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कि केवल जो है गवाई साहब के कहने से, भाषण देने से नहीं हो सकता। जब तक या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की शक्ल में आए या पार्लियामेंट से इस पर कुछ हो, तो कहने के लिए बौद्धिक जुगाली है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कि क्रीमी लेयर निर्धारित होना चाहिए आपने कहा, आप जो अपना समाज है उसमें से पहले मर्दमशुमारी करा के देखिए, रायशुमारी करा के देखिए कि वो लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो आपके कहने से इसका कोई मतलब तो होगा नहीं। अब गवई बिल्कुल। साहब ने रिटायरमेंट के बाद, जैसे रिटायरमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट प्रकाशित की है कि गवई साहब के समय में कितने जो है क्या कहते हैं वो जजों के सिफारिशें हुई, और उसमें किस किस वर्ग के कितने लोग थे। क्योंकि जब नाम सामने आता है तब ये नहीं पता चलता कि कौन किस वर्ग का है, क्योंकि उसकी जाति जो है कॉलेजियम की सिफारिश में किसी कैंडिडेट के सामने लिखी नहीं होती। लेकिन अब एक कंपाइल सामने आया है। हाँ, गवई साहब ने महिलाओं वकीलों द्वारा जो है उसमें सम्मानित को विदाई समारोह में जरूर ये बात कही कि मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में 5 पुरुष जजों का प्रमोशन किया, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की, लेकिन उसमें एक भी महिला नहीं थी। इसका मुझे अफसोस रहेगा। उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। अभी इस आलोक में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधिकारिक दस्तावेज जारी करते हुए उन सभी सिफारिशों का विवरण सार्वजनिक किया जो वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। ये परंपरा जस्टिस खन्ना के समय से शुरू हुई, उसके पहले नहीं थी। उल्लेखनीय है कि सीजेआई गवई का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो रहा है, यानी आज। दस्तावेज के अनुसार 14 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से कॉलेजियम ने 129 नामों की सिफारिश विभिन्न हाई कोर्ट की। इनमें से 93 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। दस्तावेज में उम्मीदवारों के सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी शामिल है, जिसके अनुसार 11 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से, 10 उम्मीदवार अनुसूचित जात से, 13 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से, 15 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका संबंध किसी वर्तमान या रिटायर्ड जज से है। पारदर्शिता की यह पहल सबसे पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में शुरू की गई, जब कॉलेजियम की सिफारिशों के साथ उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि भी सार्वजनिक की जाने लगी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बढ़ती पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद गवई साहब ने जो है महिलाओं के समारोह में एक स्वीकार किया, लेडीज बार रूम में उनके लिए आयोजित समारोह में स्वीकार किया कि उन्होंने किसी महिला जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं एलिवेट किया। इसका उन्होंने
जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उस पर अफसोस व्यक्त किया और कहा कि मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। फिर आपने जो कहा कि जी, जस्टिस गवाई ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में नॉन जजेस के पोस्ट पर लागू किया। आजादी के 75 साल बाद बीत जाने के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण को लागू नहीं किया गया। इसको इन्होंने सीजीआई बनने के बाद जून में आरक्षण लागू किया और 5 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए भी आरक्षण जो है ये उसमें लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों में। उनके इस फैसले को सामाजिक न्याय के तौर पर देखा गया, हालांकि उसके लिए उनकी आलोचना भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग जनों, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण को लागू किया। सीजेआई गवाई ने संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड 2 के तहत मिले अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक नियम 1961 में संशोधन किया। इसमें नियम 4 शामिल है। इसके जरिए साफ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षण को लागू किया जाएगा। सीजीआई गवाई ने, जिसके लिए उनकी बड़ी आलोचना हुई, अनुसूचित जाति वर्ग से होने के बावजूद लगातार एसटी, एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की को लागू करने की पैरवी करते रहे। उन्होंने कई मौकों पर खुलकर कहा कि इन वर्गों के जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। सीजीआई ने बड़ा दिल दिखाया। अभी हाल में सीजीआई ने जब कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे थे, एक बुजुर्ग अधिवक्ता ने उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया। अदालत में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया, लेकिन सीजीआई गवाही ने बड़ा दिल दिखाते हुए जूता फेंकने का प्रयास करने वाले अधिवक्ता को माफ करते हुए पुलिस से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, वकील एक समूह अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। भगवान विष्णु को लेकर सीजीआई की कथित टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता ने यह कदम उठाया था। अच्छा, महत्वपूर्ण फैसला जो गवई के कार्यकाल में हुआ तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति के मुद्दे पर बतौर सीजीआई जज रहते हुए जस्टिस बी आर गवई के फैसलों को याद किया जाएगा। उनमें सबसे अधिक जिक्र विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति को लेकर पारित राय का होगा। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला दिया कि विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें पीठ ने साफ कर दिया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकते और यदि वे ऐसा करते हैं तो अदालत दखल दे सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लगता है कि जरूरत से ज्यादा विलंब हो रहा है तो अदालत में वो अनुतोष मांग सकते हैं। इस सप्ताह सीजीआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने फैसला दिया कि उच्चतर न्यायिक सेवा एचजेएस में पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए कोई विशेष कोटा या वरीयता देने से इनकार उन्होंने कर दिया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि देश में असमान प्रतिनिधित्व की कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है। वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजीआई की पीठ ने सीजीआई ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। बुलडोजर की रफ्तार जस्टिस गवाई के फैसले से थमी। जारी किए गए दिशा निर्देश, हालांकि राज्य सरकारें इसका उल्लंघन कर रही हैं कतिपय मामलों में। जस्टिस गवाई की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। पीठ ने कहा था कि किसी संपत्ति पर कार्रवाई करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देना, उनका पक्ष सुनना जरूरी होगा। साथ ही कहा कि सिर्फ किसी मामले में आरोपी होने भर से किसी का मकान तोड़ा नहीं जा सकता। मकान रखने का अधिकार भी मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने माना। अनुच्छेद 370 और नोटबंदी पर की सुनवाई जस्टिस गवई की पीठ ने। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस गवई संविधान पीठ का हिस्सा रहे, जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को सही ठहराया था। जस्टिस गवई 2016 में केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी को संवैधानिक मान्यता देने वाली पीठ में भी शामिल रहे। इसके अतिरिक्त चुनावी बांड योजना को रद्द करने वाले फैसलों में भी जस्टिस गवई शामिल रहे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का भी फैसला जस्टिस गवई ने दिया। गुजरात की एक अदालत द्वारा अवमानना का दोषी ठहराने और सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने राहुल गांधी को दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाकर उनकी संसद की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ किया। पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी से भी जस्टिस गवई की पीठ ने राहत दी थी।
हाल ही में दिए गए एक बेहद अहम फैसला दिया कि इसके जरिए अवैध गिरफ्तारी से आम लोगों को राहत मिली। इस फैसले में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिवक्ता को लिखित में इसका आचरण बताना होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित। जब ये पहले जो है आपका यूएपीए जैसे मामलों में लागू था, ईडी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जो है उनको आपको लिखित कारण बताना होगा कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अब वो जनरल हो गया है कि मतलब गवाही साहब के इस फैसले के बाद। हालांकि अभी पूरे देश में लागू हुआ है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाल में ये फैसला बहुत ही जो है क्या कहते हैं आपका महत्वपूर्ण था। जस्टिस गवाई 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस गवाई ने शपथ लिया। कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। तो गवाई साहब का कार्यकाल मिला जुला रहा, कहीं अनुकूल रहा, कहीं प्रतिकूल रहा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे और उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे, भले उनके ऊपर लोया जैसे मामलों में लीपापोती का आरोप लगा, और शायद लोया जैसे मामलों में अगर वो लीपापोती नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचे ही नहीं सकते थे। तो सवाल इस बात का है कि अगर वो नहीं पहुंच सकते थे, जो इतने जो महत्वपूर्ण हमने मामले बताए, तो उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि आदमी को समय काल परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ भी समझौता करना पड़ता है, और नहीं समझौता करता तो वो जो है सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाता है। फिर चाहे आप कितने भी योग्य हों, आप सफल हैं तो आपकी जो है वो सड़ी से सड़ी बात को भी लोग तवज्जो देंगे, और अगर आप जीवन में असफल हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बात को भी नक्कार खाने में टूटी की आवाज की तरह उड़ा दिया जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्टिस गवाई रिटायर हो रहे हैं आज, और उनका कार्यकाल कभी खुशी कभी गम, कहाँ से खड़े होकर आप समीक्षा करते हैं, देखते हैं, इस बात से तय होता है कि आप कैसे मूल्यांकन करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर। नमस्ते सर।